दोस्तों, मैं अंकुल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल इंटेलिजेंट गुरु बाई अंकुल पटेल में। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक विशेष टॉपिक, यानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है 12th के लिए, और जिसका नाम है पोलेन बैंक। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं आज पोलेन बैंक के बारे में, यानी कि जिसको हम लोग पराग बैंक के नाम से जानते हैं। ये पराग बैंक होता क्या है, अब इसको हम लोग समझते हैं और देखते हैं। देखिएगा, बताया जाता है कि पराग बैंक किसे कहा जाता है। तो बताया जाता है कि जब पराग कण को ही हम लोग लघु बीजाणु या इसको हम लोग पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर बोलते हैं। तो जब पराग कण को तरल नाइट्रोजन में जब पराग कण को तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर, कितना डिग्री सेल्सियस पे, तो -196 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं पोलेन बैंक। और इस विधि के द्वारा जो है संकटग्रस्त पादपों के पराग कण को लाखों वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यानी कि जब हम लोग पराग कण को तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे तो इस परागकण को खराब होने से बचाया जा सकता है, और भविष्य में इस परागकण के द्वारा जो है नए पौधे का निर्माण किया जा सकता है। यानी कि इसका उपयोग करके जो है नए पौधे का निर्माण किया जा सकता है। तो बताया जाता है कि इसमें जो है तरल नाइट्रोजन में रखना जरूरी होता है। तरल नाइट्रोजन होता कैसा है, तो आप लोग जो है देखे होंगे, जानवर वाला जो डॉक्टर होता है वो एगो थर्मस लेके चलता है और थर्मस के अंदर से कुछ निकालता है, और उसके अंदर से आप लोग देखते होंगे कि भाप या धुआं निकल रहा है। तो वो धुआं नहीं बल्कि वही तरल नाइट्रोजन होता है, और उसमें वो डॉक्टर जो है सीमेंट के रखे हुए रहता है, सीमेंट को रखे हुए रहता है ताकि जो है सीमेंट खराब ना हो। कहने का मतलब यहाँ पर ये भी हो गया कि सिर्फ पराग कण को ही इतना डिग्री सेल्सियस पे नहीं, बल्कि सीमेंट यानी कि जिसको हम लोग वीर्य बोलते हैं, या इसको हम लोग शुक्राणु सिंपल भाषा में बोल नहीं सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा वीर्य में जो है शुक्राणु होता है, और शुक्राणु को ही सुरक्षित रखने के लिए इसको कहाँ रखा जाता है, तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीजें याद रखिएगा। और बात किया जाता है कि शुक्राणु को भी जो है सुरक्षित रखने के लिए या इसको अधिक समय तक जो है जिंदा रखने के लिए जो है शुक्राणु को -196 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। यहाँ पे जो है परागकण को रख रहे हैं, इसलिए इसको पराग बैंक बोला जा रहा है। इसी प्रकार से अगर सीमेन यानी कि वीर्य को रखा जाएगा तब उसको हम लोग बोलेंगे सीमेन बैंक बोल देंगे। अगर इसी प्रकार से बीज को अगर रख देते हैं, पेड़ पौधा का जो बीज होता है अगर उसको रख देते हैं तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो सीड बैंक उसको बोलेंगे। सीड का मतलब बीज और बैंक का मतलब बैंक, तो आप लोग समझिए। तो याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोग पोलेन बैंक के साथ साथ और सारी चीजों के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि बुक आपके चर्चा किया है कि जिस प्रकार से हम लोग परागकण को जो है सुरक्षित रख रहे हैं -196 डिग्री सेल्सियस पर तरल नाइट्रोजन में, उसी प्रकार से सीमेंट को भी यानी कि वीर्य को भी, और उसी प्रकार से बीज को भी, और बहुत सारी चीजों को जो है -196 डिग्री सेल्सियस पर ही रखा जाता है और तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये है पोलेन बैंक, और इसमें बताया जाता है किसको रखा गया, तो संकटग्रस्त पादपों के परागकण को। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब जो है हम लोग पढ़ते हैं पोलेन एलर्जी के बारे में। जिसको हम लोग पराग एलर्जी बोलते हैं, पराग एलर्जी। तो बताया जाता है कि पराग एलर्जी कहते किसको, तो बताया जाता है कि जब कोई परागकण हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हमारे शरीर में प्रवेश करता है,
हमारे शरीर में प्रवेश, जब कोई परागकण हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर को कुछ समय के लिए क्या कर देता है, तो अस्वस्थ कर देता है। अस्वस्थ यानी कि हमारे शरीर को कुछ समय के लिए अस्वस्थ कर देगा, यानी कि कह दीजिए तो बीमार कर देगा। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं पराग एलर्जी। ये चीजें याद रखिएगा कि जब कोई परागकण, सब के सब परागकण ही जो पराग एलर्जी उत्पन्न करेगा, यानी कि जो हमारे शरीर को अस्वस्थ करेगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे पराग एलर्जी, यानी कि परागकण के कारण हमारे शरीर में एलर्जी उत्पन्न हो रहा है। तो याद रखिएगा, जब कोई परागकण हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर को कुछ समय के लिए अस्वस्थ कर देता है, यानी कि बीमार कर देता है, तब उसी को हम लोग पराग एलर्जी कहते हैं। और बताया जाता है कि पराग एलर्जी के कारण जो है कुछ चिरकालिक रोग भी उत्पन्न होते हैं। पराग एलर्जी के कारण जो है कुछ चिरकालिक रोग, चिरकालिक रोग उत्पन्न करता है। अब बात यहां पर याद रखिएगा, चिरकालिक रोग कहते किसको है, तो वैसा रोग जो हमारे शरीर में लंबे समय तक बना रहता है, जल्दी ठीक नहीं होता है, काफी लंबे समय तक बना रहता है, तो वैसे रोग को हम लोग चिरकालिक रोग कहते हैं। और बताया जाता है कि इसमें आता है खास करके आपका दम्मा, जिसको हम लोग अस्थमा भी बोलते हैं। और क्या है, तो ब्रोंकाइटिस, यानी कि ये जो है इत्यादि और भी बहुत सारी बीमारी हो सकता है, श्वसन से संबंधित ही बीमारी होती है ज्यादातर। तो याद रखिएगा, जब परागकण हमारे शरीर में प्रवेश किया तो हमारे शरीर को कुछ समय के लिए क्या कर दिया, अस्वस्थ कर दिया, और उसी को हम लोग पराग एलर्जी कहते हैं। और पराग एलर्जी के कारण कुछ चिरकालिक रोग भी उत्पन्न हो जाता है हमारे शरीर में। चिरकालिक रोग का मतलब जो रोग हमारे शरीर में लंबे समय तक बना रहता है, जैसे दम्मा और ब्रोंकाइटिस, यानी कि चिरकालिक रोग उत्पन्न होता है किसके कारण, तो पराग एलर्जी के कारण। अब बात आता है, क्या सभी पौधे के परागकण के कारण जो है पराग एलर्जी उत्पन्न होता है, यानी कि कोई भी पौधा का परागकण होगा, अगर वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गया तो क्या बताइए हमारे शरीर में जो है रोग उत्पन्न हो जाएगा, तो जी नहीं, सभी पौधा का परागकण नहीं। कुछ पौधा, जैसे कि एक है आपका गाजर घास, गाजर घास, और इसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनियम। तो ये जो गाजर घास है, इसका परागकण अगर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो ये सब लक्षण आपको दिखाई पड़ सकता है, दम्मा भी हो सकता है, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, यानी कि पराग एलर्जी उत्पन्न होगा। और जब पराग एलर्जी उत्पन्न होगा तो आपके शरीर में जो है, या हमारे शरीर में जो है चिरकालिक रोग उत्पन्न हो सकता है, और वो भी कौन, तो दम्मा और ब्रोंकाइटिस। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि गाजर घास जो है ये पहले भारत में नहीं पाया जाता था, यह जो है विदेशों से गेहूं के आयात के दौरान ये भारत में आया, यानी कि गेहूं के साथ ही जो है इसका बीज जो है भारत में आ गया, और ये जो है बताया जाता है कि आज पूरे भारत में फैल चुका है गाजर घास। ये जो है आपका जो है चिरकालिक रोग उत्पन्न करता है, और ये जो है आपका गाजर घास जो है पराग एलर्जी का जो है कारण है, क्योंकि इसका परागकण हमारे शरीर में जब प्रवेश करता है तो पराग एलर्जी उत्पन्न होता है। तो पराग एलर्जी के लिए बस इतना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पराग जीवन क्षमता के बारे में। पराग जीवन क्षमता, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलन विएबिलिटी। अब हम लोग आज समझने वाले हैं पॉलन विएबिलिटी के बारे में, यानी कि पराग जीवन क्षमता है क्या। तो बताया जाता है कि जब परागकण का निर्माण हो जाता है तो उसमें अंकुरित होने
उसमें अंकुरित होने की कुछ समय तक ही क्षमता पाई जाती है। ऐसा नहीं कि आज परागकण का निर्माण हुआ और 1000 वर्ष के बाद जो है वो परागकण अंकुरित होगा, तो ऐसी बात नहीं है। यानी कि जब से परागकण बना है तो निश्चित समय तक ही वो अंकुरित होगा। यानी कि परागकण में जो है निश्चित समय तक ही कार्य क्षमता पाई जाती है। यानी कि उसमें जो फंक्शन होने वाला है, जो कार्य होने वाला है, वो निश्चित समय तक ही होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पराग जीवन क्षमता। यानी कि परागकण में निश्चित समय तक अंकुरित होने की या कार्य क्षमता पाई जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? पराग जीवन क्षमता। बस इतना याद रखिएगा। और उस कार्य क्षमता के समय ही आपको वर्तिकाग्र पर, जैसे कि मान लिया जाए कि ये जो है पुष्प का वर्तिकाग्र है और ये जो है परागकोश, अब इसमें परागकण बन चुका है। अब ये परागकण निकला और ये जो है निश्चित समय के अंदर ही पहुंच जाना चाहिए। जैसे कि आप लोग नाम सुने होंगे कुछ अनाज, जैसे कि धान और गेहूं, धान एवं गेहूं। ये जो धान और गेहूं है, इसकी परागकण की जीवन क्षमता लगभग 30 मिनट होता है। कितना मिनट होता है? मात्र 30 मिनट, लगभग मात्र 30 मिनट होता है। अगर ये जो है गेहूं या धान का परागकण का निर्माण हो चुका है, तो ये 30 मिनट के अंदर जो है ये वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हुआ, तब ये अंकुरित होगा। अगर नहीं हुआ तो ये अंकुरित नहीं, यानी कि ये परागकण बेकार हो गया। तो याद रखिएगा, यानी कि परागकण में जो है निश्चित समय तक ही अंकुरित होने की क्षमता या कार्य क्षमता पाई जाती है, जिसको हम लोग पराग जीवन क्षमता कहते हैं। और बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि धान एवं गेहूं में जो है बताया जाता है कि परागकण की जीवन क्षमता लगभग मात्र 30 मिनट होता है। इसी प्रकार से और भी कुछ है, जैसे कि याद रखिएगा रोजेसी, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनोसी भी बोल सकते हैं, और एक होता है सोलेनेसी, सोलेनेसी। जैसे कि सोलेनेसी के अंतर्गत जो है आपका आ जाता है आलू, टमाटर, आलू, टमाटर और बैगन, ये सब सोलेनेसी के अंतर्गत आता है। बताया जाता है इसकी ये जो है पादपों का एक कुल है, और इन कुल के अंतर्गत जो भी पादप आएगा, इसके परागकण की जीवन क्षमता जो है बताया जाता है कि महीनों दिन तक बना रहता है, महीनों दिन तक बना रहता है। ये चीजें याद रखिएगा। धान और गेहूं के मात्र 30 मिनट, लेकिन रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी पादप कुल के या कुल के पादपों के परागकण की जीवन क्षमता कितना होता है? महीनों दिन तक बना रहता है। तो इस बात को याद रखिएगा। अभी समझ में आ गया होगा कि पराग जीवन क्षमता क्या होता है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से दोबारा इसको देख लीजिएगा, और इस बात को जरूर याद रखिएगा। धान एवं गेहूं के परागकण की जीवन क्षमता मात्र 30 मिनट होता है, और रोजेसी हो गया, लेग्यूमिनेसी हो गया और सोलेनेसी हो गया, इसके परागकण की जीवन क्षमता, यानी कि इसके अंतर्गत जो भी पादप आता है उसके परागकण की जीवन क्षमता मात्र जो है बताया जाता, इसकी जो है महीनों दिन तक बना रहता है। मात्र इसमें 30 मिनट और इसमें महीनों दिन तक बना रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आइए अब हम लोग समझते हैं इसके बारे में एस्क्लीपिडियसी क्या होता है। तो देखिएगा एस्क्लीपिडियसी जो है ये जो है पादपों का एक कुल होता है जिसमें आक के पौधों को रखा गया है। किसको रखा गया है? एस्क्लीपिडियसी में जो है आक के पौधों को रखा गया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और तो एस्क्लीपिडियसी यानी कि कुल के पादप जैसे कि आख जो है एस्क्लीपिडियसी के अंतर्गत आता है, और इसमें जो है परागकण मिल करके एक पिंड का निर्माण करता है जिसको हम लोग पोलिनियम या पराग पिंड कह देते हैं। ये चीज याद रखिएगा। और ये जो आपको नीचे दिखाई पड़ रहा है ये जो है पोलिनियम है, यानी कि पराग पिंड है। इसके ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं कॉर्डिकल। क्या बोलते हैं? तो कॉर्डिकल बोलते हैं। और जो इसका सबसे ऊपरी वाला भाग है इसको बोलते हैं कार्पस्कुलम या कॉर्पस्कुलम बोलते हैं।
ये चीजें याद रखिएगा, यानी कि एस्क्लेपिडिएसी कुल के पादपों में परागकण आपस में मिलकर के एक पिंड का निर्माण करता है। एस्क्लेपिडिएसी कुल के पादपों में परागकण जो है आपस में मिलकर एक पिंड का निर्माण करता है, जिसको हम लोग पराग पिंड यानी कि पॉलिनियम कहते हैं। अब बताता है कि एस्क्लेपिडिएसी कुल के पादप के अंतर्गत आता कौन है, तो ये आक का पौधा है, जिसको हम लोग अकमन भी बोल सकते हैं। तो ये आक का पौधा आता है, और ये जो आपको फिगर जो है आपको दिखाई पड़ ही रहा है, यही जो है आपका परागपिंड है। सारे पादपों में ऐसे संरचना नहीं बनते हैं, सिर्फ जो है एस्क्लेपिडिएसी कुल के पादपों में जो है ये संरचना आपको मिलेगा, यानी कि परागकण इस प्रकार का संरचना बनाता है। अब इसी प्रकार से बताया जाता है कि कुछ पादपों में जो है अनेक चतुष्क परागकण, कहने का मतलब कि परागकण का निर्माण तो चतुष्क के रूप में ही होता है, बाद में ये अलग अलग मुक्त होता है। तो बताया जाता है कि कुछ पादपों में अनेक चतुष्क परागकण, यानी कि इसी रूप में रहेगा तो में संलग्न होकर, यानी कि बहुत सारा जो है चतुष्क परागकण आपस में संलग्न हो गया, इस प्रकार से जुड़ गया, तो इसको हम लोग संयुक्त परागकण यानी कि कंपाउंड पोलन ग्रेन कहते हैं। यानी कि कुछ पादपों में जो है चतुष्क परागकण आपस में संयुक्त होकर के चतुष्क परागकण यानी कि कंपाउंड जो है संयुक्त परागकण यानी कि कंपाउंड पोलन ग्रेन का निर्माण करता है। जैसे कि ये ड्रोसेरा में, ये होता किस में है, तो ड्रोसेरा में। तो ये चीजें याद रखिएगा, और कुछ है नहीं इसमें विशेष बातें, बस आपको यहाँ पे एक नाम याद रखना है, एस्क्लेपिडिएसी कुल के पादप, जिसके अंतर्गत आक का पौधा आता है, और इसमें याद रखना है ड्रोसेरा, यानी कि ड्रोसेरा में जो है चतुष्क परागकण आपस में संलग्न होकर के संयुक्त परागकण यानी कि कंपाउंड पोलन ग्रेन बनाता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिएगा, अब जो है हम लोग पढ़ लेते हैं पोलन प्रोडक्ट फूड के बारे में, जिसको हम लोग परागकण आहार भी बोल सकते हैं। अब बात यहां पर ये आती है कि परागकण आहार यानी कि पोलन प्रोडक्ट फूड होता क्या है। तो याद रखिएगा, जो पौधे का परागकण होता है उसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व यानी कि पोषक पदार्थ उपस्थित होता है। यानी कि जो परागकण है, इस परागकण में भरपूर मात्रा में पोषक पदार्थ उपस्थित होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा, और साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा कि ये जो पोलन ग्रेन होता है यानी कि परागकण होता है, इसमें जो है एक वसा प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग असंतृप्त वसा। पूछेगा कि परागकण में कौन सा वसा पाया जाता है, असंतृप्त वसा, और ये असंतृप्त वसा हमारे बॉडी के लिए ज्यादा हानिकारक नहीं होता। यानी कि वसा जो है दो प्रकार के, एक संतृप्त वसा और दूसरा असंतृप्त वसा। तो संतृप्त वसा जो है ठोस रूप में मौजूद होता है, लेकिन ये जो असंतृप्त वसा होता है ये तरल रूप में प्रेजेंट होता है कमरे के तापमान पर। जैसे कि आप लोग देखे होंगे सरसों का तेल, ये जो है यह भी एक प्रकार का फैट ही है यानी कि वसा है, लेकिन यह भी जो है सरसों का तेल भी असंतृप्त वसा होता है। ये कमरे के तापमान पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जो भी लिक्विड फॉर्म में होगा कमरे के तापमान पर, तो उसको हम लोग असंतृप्त वसा के अंतर्गत जो है रखते हैं। और एक हम वीडियो बना देंगे जिसमें संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा के बारे में विशेष जानकारी दे देंगे। अभी बस इतना समझिए आप लोग। अब जो है बात करते हैं हम लोग परागकण आहार के बारे में। तो याद रखिएगा, इस परागकण में भरपूर मात्रा में पोषक पदार्थ उपस्थित होता है, और बताया जाता है कि अगर इस परागकण का सेवन किया जाए, भोजन के रूप में ग्रहण किया जाए, तो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होगा। ये चीजें याद रखिएगा, और इसलिए जो है बताया जाता है कि पोलन टैबलेट्स का निर्माण किया गया है
और इस पोलन टैबलेट्स का उपयोग जो है पश्चिमी देशों में किया जाता है। पोलन टैबलेट्स भी हो गया, पोलन सिरप भी बनाया गया है, सिरप भी बनाया गया है और जिसका उपयोग खास करके पश्चिमी देशों में किया जाता है और ये आसानी से बाजारों में उपलब्ध है बाबू पश्चिमी देशों में। ये चीज को याद रखिएगा, यानी कि पोलन टैबलेट और पोलन सिरप जो है पश्चिमी देशों में जो है या पश्चिमी देशों के बाजारों में आसानी से उपलब्ध है और इसका उपयोग वहां के लोग किस लिए करते हैं तो बताया जाता है कि घोड़ों के और खिलाड़ियों के जो है कार्य क्षमता वृद्धि करने के लिए। ऐसा माना जाता है इसके सेवन करने से या इसको लेने से पोलन टैबलेट को जो है बताया जाता है कि कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। अब कोई भी चीज की कार्य क्षमता वृद्धि, तो घोड़ा को तो बहुत ज्यादा दौड़ना होता है, खिलाड़ियों को भी बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा जो है दौड़ना होता है या बहुत ज्यादा जो है एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए जो है खिलाड़ियों को पोलन टैबलेट या पोलन सिरप दिया जाता है या घोड़ों को दिया जाता है। पश्चिमी देशों की बात कर रहे हैं, तो ये चीजें याद रखिएगा। और ये है आपके परागकण आहार के बारे में, यानी कि इसके लिए जो है यानी कि परागकण आहार के रूप में हम लोग जो है पोलन टैबलेट और पोलन सिरप को लेते हैं और ये हमारे जो है शरीर के लिए फायदेमंद होता है और इसमें जो है असंतृप्त वसा पाया जाता है। तो चलिए अब जो है हम लोग पढ़ते हैं पोलन किट के बारे में। अब बताया जाता है पोलन किट क्या होता है। तो याद रखिएगा, बताया जाता है कि कीट परागित पुष्पों के परागकण के बाहरी सतह पर, यानी कि कोई परागकण है और या मान लीजिए कोई पौधा है और उसमें कीट के द्वारा परागन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग कीट परागित पौधा या पुष्प बोलेंगे। यानी कि जिस पुष्प में जो है परागन की क्रिया कीटों के द्वारा होता है उसको हम लोग कीट परागित पुष्प या पौधा बोले। और उस पौधा के परागकण के बाहरी सतह पर जो है एक तैलीय पदार्थ पाया जाता है और इसी तैलीय पदार्थ को हम लोग बोलते हैं पोलन किट। ये चीजें याद रखिएगा। पोलन किट क्या होता है तो कीट परागित पुष्प के परागकण के बाहरी सतह पर एक चिपचिपा पदार्थ या तैलीय पदार्थ पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पोलन किट बोलते हैं। और बताया जाता है कि इस पोलन किट के निर्माण के लिए जो है आवश्यक पदार्थों का स्राव जो है टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा होता है। अगर कोई पूछेगा कि बताओ पोलन किट का निर्माण जो है किसके द्वारा होता है, तो पोलन किट का निर्माण जो है बताया जाता है कि टेपिटम के द्वारा स्रावित आवश्यक पदार्थों के द्वारा होता है। यानी कि पोलन किट के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थों का स्राव जो है टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो ये था पोलन किट और ये चिपचिपा होने के कारण ही यह कीटों के पैर में चिपक पाता है। अगर ये जो है चिपचिपा नहीं रहेगा तो कीटों के पैर में नहीं चिपकेगा और परागन की क्रिया कीट के द्वारा नहीं होगा। जिस पौधा में अगर कीट के द्वारा परागन हो रहा है तो समझ लीजिए कि उस परागकण के चारों ओर पोलन किट पाया जा रहा है, यानी कि एक तैलीय पदार्थ पाया जाता है और उसी को हम लोग बोल देते हैं पोलन किट। तो आज के लिए बस इतना ही और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जो है आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप लोग जल्द से जल्द जो है सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो है हम और भी बहुत सारा वीडियो जो है अपलोड कर सके। क्योंकि जो है अगर व्यू नहीं जाता है तो अच्छा नहीं लगता है और फिर वीडियो बनाने का दिल भी नहीं करता। तो आप लोग जितना सपोर्ट कीजिएगा और उतना ही ज़्यादा हम जो है वीडियो बनाएंगे और आपके लिए जो है अनेक वीडियो लेकर के आएंगे।